बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का 9th चैप्टर करा रही हूँ, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार। ये मुगल साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है। जितना भी एंट्रेंस होता है, जितना भी यूपीएससी का एंट्रेंस होता है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप जितना भी एंट्रेंस देंगे, इसमें मुगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साम्राज्य है भाई। और मुगल साम्राज्य के बारे में आपको 6th क्लास से ही बताना शुरू हो जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और महत्वपूर्ण शासकों में कौन थे और किसने मुगल साम्राज्य को सबसे आगे बढ़ाया और अंतिम मुगल शासक कौन थे। तो मैं आपको मुगल साम्राज्य के बारे में आज बताना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे ये बाबर थे भाई। मुगल साम्राज्य की जिन्होंने नींव रखी थी बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और लास्ट जो शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे। 1857 के विद्रोह में इनकी भी हत्या हो गई थी। यह रंगून की जेल में इनको मार दिया गया था। यहाँ से भारत से इनको निकालकर इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया था और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुगल साम्राज्य, ये बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसीलिए आज मैं ये चैप्टर आपको बुक में से करा रही हूँ। और बुक की मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी क्वेश्चन कराऊंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ तैयार करनी है। और इसमें ये बहुत ही सारे नंबर का आने वाला है ये चैप्टर, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है भाई। इसलिए मैं आज आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बताऊंगी। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, चाहो तो मैं इसके 2 हिस्से कर रही हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्ट में आप इसकी वीडियो देख लेना तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुगल साम्राज्य में इतिहास लिखने की परंपरा थी भाई। इतिहास को क्यों लिखा जाता था? इतिहास, मुगल साम्राज्य के इतिहास को इतिवृत्त कहा गया। और मुगल राजा इतने बड़े प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे और वो अपने साम्राज्य के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती थी उनको लिखवाया करते थे। और लिखवाया वो इसलिए करते थे ताकि उनके आने वाले जो पीढ़ी है वो इनके इतने बड़े साम्राज्य के बारे में जान सके। तो मैं आपको बता रही थी कि मुगल साम्राज्य में शासक अपने इतिवृत्तों को लिखवाया करते थे। इतिवृत्त यानी कॉनिकल शैली कहा जाता था। इतिवृत्तों को कॉनिकल शैली कहा गया है। ये घटनाओं का अनवरत काल अनुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते थे। यानी जितनी भी जानकारियां होती थी उनको काल के हिसाब से, सन के हिसाब से लगाया करते थे और उनको लिखा करते थे। इसलिए इसे काल इतिवृत्त कहा गया और इसे कॉनिकल शैली का नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मुगल शासक इतिहासकारों की नियुक्ति क्यों किया करते थे? मुगल शासक इतिहासकारों की नियुक्ति इतिहास को लिखने के लिए करवाया करते थे ताकि इतने बड़े साम्राज्य के बारे में इतने बड़े साम्राज्य की जानकारी औरों तक भी पहुंच सके, उनकी पीढ़ी तक भी पहुंच सके। इसलिए मुगल शासक अपने इतिहास को लिखवाया करते थे और इस इतिहास को लिखने के लिए वो इतिहासकारों की नियुक्ति करते थे। जैसे कि इस पहले पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन बनाएंगे हम, मुगल शासक इतिहासकारों की नियुक्ति क्यों किया करते थे? तो मुगल शासक इतिहासकारों की नियुक्ति इसलिए किया करते थे, मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरण के लेखन का कार्य सौंपा ताकि इनके बारे में, बादशाहों के बारे में उनकी आने वाली पीढ़ी समझ सके। इसलिए मुगल बादशाह इतिहासकारों की नियुक्ति करवाया करते थे। ये उनके लिए खजाने के रूप में हुआ करती थी। ये सारी सूचनाएं एक खजाने का काम किया करती थी। इसलिए वो इन सूचनाओं को तथ्यात्मक रूप से इकट्ठा करते थे और अपने दरबारी इतिहासकारों से इनको लिखवाया करते थे ताकि उनके बारे में विस्तार से आगे के समय के जो राजा हैं वो जान सके भाई। तो इसमें से हमने एक क्वेश्चन तैयार करा। अब इसमें से, इस वाले पेज में से मुगल शासक और उनका साम्राज्य, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि रुडयार्ड किपलिंग की बुक का नाम क्या था? रुडयार्ड किपलिंग की बुक का नाम था जंगल बुक। जंगल बुक, उसका युवा नायक था मोगली। ठीक है। और इसमें से सभी राजाओं को उपाधियां कौन कौन सी दी गई थी? जैसे बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी, हुमायूं को कौन सी उपाधि दी गई थी, अकबर को कौन सी दी गई थी, जहांगीर को कौन सी दी गई थी, शाहजहां को कौन सी दी गई थी, औरंगजेब को कौन सी दी गई थी। ये सारी उपाधियों का वर्णन है इसमें। और ये उपाधियां जरूर एक छोटे क्वेश्चनों के रूप में आएंगी इसमें से। तो इसमें सारी दे रखी हैं। बाबर को उपाधि दी गई थी जहरुद्दीन की, हुमायूं को दी गई थी नसरुद्दीन की, अकबर को दी गई थी जलालुद्दीन की। ये सारी उपाधियों का वर्णन इसमें है और ये छोटा ही क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है इसमें से, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है इतिवृत्तों की रचना। इतिवृत्तों की रचना
इतिवृत्तों की रचना का मुख्य उद्देश्य हम पढ़ के ही आए हैं, ताकि साम्राज्य के स्रोतों की जानकारी है वो अन्य बादशाहों तक पहुंच सके। इसलिए इतिवृत्त यानी इतिहास को लिखने वाला, इतिहास को लिखा गया था, इसलिए उसको इतिवृत्त कहा गया था और पुस्तकें तैयार की गई थी। इन पुस्तकों को लिखने का उद्देश्य ये होता था कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके, इसलिए इतिवृत्त तैयार किए गए थे। इतिवृत्तों में कई सारी पुस्तकें तैयार हुई थी, जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, बादशाहनामा, ये सारी पुस्तकें तैयार की गई थी भाई इसमें से। अब एक क्वेश्चन और तैयार होता है, तुर्की से फारसी की ओर। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदवी और इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब फली फूली। अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। लेकिन अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। बाबर तक तुर्की रही थी और बाबर के धीरे धीरे समय बदला और अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बना दिया, और जितना भी सारा साहित्य लिखा गया वो धीरे धीरे फिर फारसी में बदल दिया गया, फारसी में आ गया भाई। अकबर ने बड़ी सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह की इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। इसलिए फारसी को अकबर द्वारा बना दिया गया भाई, भाषा बना दिया गया। अब अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरण बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवादित किए गए। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में भी हुआ। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि महाभारत को, संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने के आदेश दिए और महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया। अब इसमें से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है पांडुलिपियों की रचना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुगल जो शासक थे वो अपने इतिहास को लिखवाते थे, और जो इतिहास हाथों से लिखा जाता था उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथों से लिखी जाती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना हुआ करता था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपिगढ़ था, अर्थात एक ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो पांडुलिपि क्वेश्चन आ सकता है इसका, पांडुलिपि का क्या अर्थ है और पांडुलिपि तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल होते थे। पांडुलिपि को तैयार करने में काफ़ी सारे लोग शामिल होते थे। कुछ लोगों को बड़ा मान सम्मान मिला और कुछ लोग थे वो बड़े गुमनामी के जीवन में चले गए। पांडुलिपियों को तैयार करने में बहुत सारे लोग कार्य करते थे। सबसे पहले होते थे कागज बनाने वाले, कागज बनाने वाले। दूसरे नंबर पर होते थे पन्ने तैयार करने वाले। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आते थे वो पन्ने तैयार करते थे, पन्ने तैयार करते थे। तीसरे नंबर पर होते थे सुलेखक, सुलेखक यानी पाठ की नकल तैयार करने वाले। चौथे नंबर पर जो आते थे वो कोफ्तगार आते थे, कोफ्तगार यानी पृष्ठ को चमकाने वाले। और नंबर 5 पर जो आते थे वो आते थे चित्रकार। और नंबर 6 पर आते थे बड़े ही सुंदर ढंग से उस पुस्तक को जिल्द करने वाले, जिन्हें जिल्दसाज कहा जाता था। अब ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। पांडुलिपियां क्या थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में तैयार की जाती थी, अर्थात वो हाथ से लिखी जाती थी। और जब वो हाथ से लिखी जाती थी तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक जगह होती थी जिसे शाही किताबखाना कहा जाता था। वहाँ पुस्तकें तैयार करने वाले, जिसे आज लाइब्रेरी भी हम कहते हैं, जिसे पुस्तक तैयार करने वाले ये लोग शामिल होते थे। सबसे पहले कागज बनाने वाले लोग होते थे, फिर पन्ने तैयार करने वाले होते थे, फिर सुलेखक होते थे,
फिर कोफ्तगार होते थे, फिर चित्रकार होते थे और फिर सारी चीज़ों को अलंकृत करके और बड़े सुंदर ढंग से उस पर जिल्द चढ़ाई जाती थी, जो कि जिल्द साज होते थे। अब इसके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना आना चाहिए भाई। ठीक है? थोड़ा-सा हमने दिया पांडुलिपि का अर्थ, पांडुलिपि का अर्थ। फिर हमने बनाया पांडुलिपि। पांडुलिपि को तैयार करने में कौन-कौन से लोग शामिल होते थे और पांडुलिपि को तैयार करने में ये सारे लोग शामिल होते थे। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमने इसके बारे में बता दिया। अब मान लो यही क्वेश्चन आपका बड़ा आ जाता है तो इसमें आपको निष्कर्ष 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष देना कंपलसरी है भाई। इसलिए ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम फिर बुक में से ही करेंगे। पांडुलिपि की रचना तैयार करना वाला हमने टॉपिक है वो कर लिया। अब इसमें से एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि नस्ततालिका शैली क्या थी। नस्ततालिका शैली में लिखा हुआ ये एक पन्ना दे रखा है। हो सकता है कि ये चित्र के रूप में आ जाए और पूछ लिया जाए ये क्या है। ये नस्ततालिका शैली में लिखा हुआ एक पन्ना है जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन ने द्वारा तैयार किया गया था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम यानी सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया। सुलेखक ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर करे हैं और इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयुक्त किया गया है। इसलिए इस शैली को नस्ततालिका शैली के नाम से जाना जाता है भाई। अब एक क्वेश्चन और तैयार होता है इसमें से कि रंगीन चित्र मुगल उसमें साम्राज्य में चित्रों की मनाही थी भाई। लेकिन रंगीन चित्र, अब जब पांडुलिपि तैयार हो रही है तो उसमें चित्रकार बहुत सुंदर चित्र तैयार करता था। चित्रकार के चित्र तैयार करने का उद्देश्य यही होता था कि जो उस पुस्तक में लिखा हुआ है, उस पांडुलिपि के माध्यम से जो लिखा गया है उसको चित्रों से पहचाना जा सके। अब चित्रकार चित्र बनाते थे, उसमें बहुत सारे लोग तो उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे और उल्मा लोग उनका विरोध किया करते थे। उल्मा के बीच में और उनके बीच में, चित्रकारों के बीच में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। तो चित्रकार, जैसे कि हम पिछले अनुभाग में पढ़ चुके हैं, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य के रूप में वर्णित भी किया जाता था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत सारे उलमाओं ने इसका विरोध करा। विरोध करने का कारण भी उनका सही था कि चित्रकारी करने की शक्ति है वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, उसे इंसान को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उनकी राय में ये कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि उसमें जीवन हो। इसलिए चित्रकारी की कला हर एक के हाथ में नहीं है और चित्रकारी को एक जादुई कला कहा, और जिसके हाथ में ये कला होती है वो किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवित कर सकता है। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिनिधि अर्थात उल्मा के बीच में निरंतर तनाव बना रहता था। उल्मा ने कुरान के साथ हदीस जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंधों का आह्वान किया है। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लिखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। उलेमाओं ने यह कहकर इसका विरोध करा, लेकिन अबुल फजल ने यह कहकर इसकी तारीफ करी कि एक जादुई कला है जो कि निर्जीव चीज में भी जान डाल सकती है। तो एक क्वेश्चन हमारा यही तैयार होता है कि भाई चित्रों को लेकर क्या सकारात्मक सोच थी और क्या नकारात्मक सोच थी। इसमें से ये टॉपिक तैयार हो गया। अब हमारा क्वेश्चन आता है अकबरनामा क्या था और बादशाहनामा क्या था। अकबरनामा और बादशाहनामा, ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकते हैं और या फिर ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। अकबरनामा क्या था या बादशाहनामा क्या था, तो मैं आपको इनको अलग अलग करके डिफाइन करती हूँ। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण, सबसे पहले हम अकबरनामा डालेंगे हेडिंग। अकबरनामा डालने के बाद उसके लेखक बताएंगे, इसके लेखक अबुल फजल हैं। इनका पालन पोषण राजधानी आगरा में हुआ है। ये अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद से पर्याप्त निष्ठान थे। इससे वे एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक थे, जिन्होंने लगातार दकियानूसी उल्मा के विचारों का विरोध करा। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपना सलाहकार
और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना भी था और दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी करा। अब ये क्वेश्चन तैयार होता है कि अबुल फजल कौन था, तो मैंने आपको बता दिया अबुल फजल कौन था। एक क्वेश्चन तैयार कर दिया हमने, अबुल फजल कौन था। अगर क्वेश्चन तैयार होता है अकबरनामा क्या था, तो भी मैंने आपको बता दिया कि अकबरनामा के लेखक थे वो अबुल फजल थे और अबुल फजल का परिचय मैंने आपको सुना दिया भाई। अब अकबरनामा क्या थी? अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया था। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्ष तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार भी करे। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरण, शासकीय दस्तावेज तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन का एक खगोलीय कालचक्र यानी 30 वर्षों तक का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए एक षड्यंत्र का शिकार हुए और सलीम के सहअपराधी बीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों और उल्लेखों के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीकों से इसका लेखन हुआ था। इनकी एक और पुस्तक लिखी गई थी आईन अकबरी, जिसे मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्ध और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब आता है तुम्हारा बादशाहनामा क्या था। बादशाहनामा का सफर, बादशाहनामा के सफर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ से भी पॉइंट ले सकते हैं भाई। बादशाहनामा अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यता के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त करा। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्द या दफ्तर हैं और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों पर पहली व दूसरी दफ्तर लिखा। इन जिल्दों के बाद में शाहजहां के वजीर सदाउल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने पूरा करा। तो आज के लिए बस इतना ही और बाकी के टॉपिक मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।